वेलकम स्टूडेंट्स। इस सत्र में हम दबाव समूह या हित समूह का क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करें। वर्गीकरण, कितने प्रकार के दबाव समूह बनते हैं, कितने प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। हमने पिछले क्लास में कहा कि जो व्यवस्था प्रजातांत्रिक रूप से जितनी अधिक विकसित होगी वहाँ दबाव समूह हित समूह की भूमिका उतनी ही प्रभावशाली होगी, इतनी प्रभावकारी होगी। तो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग हित होते हैं और इन हितों के आधार पर इनका अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में हित समूह, दबाव समूह की व्यापक भूमिका है। उन सभी को मिला करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार की बनती है, कितने प्रकार के समूह होते हैं। तो पहले तो दो बड़े ब्रॉड डिवीज़न है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से दो व्यक्ति, आमन ने एक क्लासिफिकेशन दिया और ब्लॉन्डल ने लगभग समान तरह का क्लासिफिकेशन वो देखेंगे। इससे पहले परंपरागत ट्रेडिशनल वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल या परंपरागत वर्गीकरण है उसमें पहला है उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण, जो गोल रिलेटेड क्लासिफिकेशन। तो दो प्रकार के जो है आपको इसमें दबाव समूह या हित समूह दिखाई देते हैं। एक लोकार्थी, जिसका पूरे देश के लोगों या देश के बड़े हिस्से के नागरिकों के हितों से जिसका संबंध है, और एक बहुत संकीर्ण, बहुत छोटे से ग्रुप के हितों से संबंधित है। जैसे हम जो है किसान, मजदूर, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। इससे जुड़े हुए जो जो दबाव समूह होते हैं वो लोकार्थी कहलाते हैं, और बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए काम करते हैं, उसे स्वार्थी ग्रुप कहते हैं। दूसरा जो क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण है, क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण तीन प्रकार के दबाव समूह देखते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के हैं, दूसरे प्रादेशिक स्तर के हैं, कुछ स्थानीय स्तर के। यदि हित समूह का विस्तार एक छोटे से क्षेत्र तक है तो वो स्थानीय स्तर के दबाव समूह है। यदि उससे बड़ा है, इंटरमीडिएट लेवल पर है, राज्य के स्तर तक है, प्रदेश के स्तर तक है, प्रादेशिक कहते हैं। यदि पूरे राष्ट्र तक उसका फैलाव है, पूरे राष्ट्र में जो है उसका फैलाव है, उसका विस्तार है, तो वो राष्ट्रीय स्तर के हित समूह कहलाते हैं। तो क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण इस प्रकार से हम पाते हैं। दूसरा संगठन सापेक्ष वर्गीकरण। संगठन सापेक्ष संगठन की प्रकृति के आधार पर है। औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। संगठन जिसका हम निर्माण करते हैं, जो समान हित वाले लोग एकत्रित होते हैं और एक संगठनात्मक ढांचे में अपने आप को ढालते हैं, वो संगठन के आधार पर जो ग्रुप बनते हैं उसको हम फॉर्मल कहते हैं, औपचारिक कहते हैं, जिसका पूरा स्ट्रक्चर विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है। जैसे मजदूर संगठन, जैसे उद्योगपतियों का संगठन है, वकीलों का है, डॉक्टरों का है। ये व्यवसाय के आधार पर बनते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल विजिबल होता है, वो दिखाई देता है। इसके राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर के जो घटक हैं उसके पदाधिकारी आपको दिखेंगे और ये एक फॉर्मल रूप ले लेता है। जबकि दूसरी ओर जातीय संगठन है,
धार्मिक संगठन है, इसका संगठन ढांचा डेवलप नहीं होता। जरूरत पड़ती है तो जाति के आधार पर एक संगठन बन जाते हैं। आजकल तो वैसे जातीय संगठन की भरमार है, लेकिन ये स्वयंभू संगठन है। सभी लोग उसमें शामिल हों या इसका स्ट्रक्चर बहुत ही विकसित हो, ऐसा जरूरी नहीं। चौथे प्रकार के है प्राकृतिक या निर्मित दबाव समूह। ये ठीक है, संगठन के आधार पर जिसका निर्माण किया जाए, जिसको बनाया जाए, और फिर दूसरा जो गिवन है। पांचवा जो वर्गीकरण है वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक। एक है कि छोटे से मुद्दे के लिए गांव में कोई दुर्घटना घटी, किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जो है उन्होंने रोड जाम कर दिया, सरकार पे, प्रशासन पे दबाव बनाया और उसके बाद जो है दबाव के लिए मांग रखा कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, इनके घर में किसी को नौकरी दी जाए, और वो मांगे पूरी हो गई और जो है वो ग्रुप समाप्त हो गया। दूसरा दीर्घकालिक, जो व्यवसाय के आधार पर या जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर जो हित समूह बनते हैं, वो लंबे समय तक काम करते हैं। हमेशा जब तक हित है तब तक वो समूह कार्य करता है। तो ये जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन जो है, वो परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, जो इसके आधार पर जो विभिन्न उद्देश्य हैं या क्षेत्रीय विस्तार है या संगठनात्मक नेचर है, जिसको प्रकृति कहते हैं, या प्राकृतिक नेतृत्व के आधार पर जो है दिखाई देती है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो है उसको हम आधुनिक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें दो व्यक्ति के नाम महत्वपूर्ण हैं। एक ब्लॉन्डल ने अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है और दूसरा आमंड ने। ब्लॉन्डल ने जो वर्गीकरण किया है वो दो प्रकार के हैं। एक को कहता है वो सामुदायिक समूह और दूसरा है संघात्मक समूह। सामुदायिक समूह के भी वो दो रूप मानता है, एक परंपरागत और दूसरे संस्थागत। परंपरागत और परंपरागत और संस्थागत। परंपरागत जो वर्गीकरण है उसमें मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं ऐसे समूह जो परंपरागत रीति रिवाज, आचार विचार या रक्त संबंध के आधार पर बनते हैं, उसे परंपरागत समूह कहते हैं। जैसे जातिगत समूह, धार्मिक समूह। किंतु जब एक संस्था में कार्य करने के कारण जो समूह बनते हैं उसे संस्थात्मक कहते हैं। जैसे कर्मचारी संघ, जैसे सैनिक कल्याण परिषद, ये जो है ये संस्था में काम, जैसे शिक्षकों का शिक्षक संघ, डॉक्टर्स का है डॉक्टर्स एसोसिएशंस, ये एक संस्था में काम करने के कारण बनते हैं। दूसरा जो उन्होंने कहा वो है संघात्मक समूह, एसोसिएशनल। इसके भी दो रूप हैं। उसको कहता है कि एक वर्ग तो है संरक्षणात्मक, एक ग्रुप which tries to protect the interest of its member, and उत्थानात्मक, there is a group which promotes the interest of its groups। तो जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दबाव समूह का निर्माण होता है तो उसे संघात्मक कहते हैं। संघात्मक जो है, जैसा कि उन्हें प्रोटेक्टिव है या प्रमोशनल है। संरचनात्मक समूह अपने से संबंधित वर्ग के हितों का संरक्षण करता है और अपने हितों से विपरीत समूह का विरोध करता है, जैसे श्रमिक संघ और मिल मालिक संघ। मिल मालिक मजदूरों का विरोध करता है और मजदूर जो है वो उद्योगपतियों का विरोध करते हैं।
तो ये तो क्या है, अपने अपने हितों को प्रोटेक्ट करना है। जबकि दूसरी तरफ उत्थानात्मक समूह है जिसका उद्देश्य है समाज के सामान्य हित की रक्षा और उन्नति, जैसे नारी स्वतंत्र संघ, विरजन कल्याण समिति, सर्व सेवा संघ, मानव अधिकार संघ। ये सब क्या है, उत्थानात्मक है, सुधारात्मक है, कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष है। तो ये जो है डिवीजन, क्लासिफिकेशन ब्लॉन्डल का दिया गया है, इसको हम आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं, जो दो प्रकार के हैं, सामुदायिक समूह है, संघात्मक समूह है, और इन दोनों के दो दो रूप हैं। ठीक उसी प्रकार एक वर्गीकरण आमंड का भी, आमंड ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम लोगों के सामने रखा, मॉडल लोगों के सामने रखा था, उसी में इनपुट या आगत कार्य में उन्होंने इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एक प्रमुख एक्टिविटी के रूप में, प्रमुख कार्य के रूप में जोड़ा था। और इस इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को करता है इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप। और इस प्रेशर ग्रुप के जो रूप उन्होंने बताए थे, उन्होंने भी 4 फ्लैट जो है 4 समूहों की बात की। पहली बात वो कहता है कि संस्थात्मक समूह, ये ब्लॉन्डल के संस्थात्मक समूह के समान ही है कि एक संस्था में काम करने वाले, जैसे एक संस्था में जैसे सरकार के किसी एक विभाग के कर्मचारी शामिल हो गए, जैसे हमने कहा था शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, मंत्रालय कर्मचारी संघ, सैनिक कल्याण इत्यादि इत्यादि, जो किसी संस्था में काम करते हैं। और जब तक संस्था में काम करते हैं तब तक उसके हित समान है, तब तक वो हित समूह के सदस्य हैं। जैसे ही संस्था से कार्य से वो हट जाते हैं, अन्य कारणों से यदि वो संस्था उनका छूट जाता है, तो उसके सदस्य नहीं रह पाते। तो पहला है संस्थात्मक समूह। दूसरा है संघात्मक समूह। ये ब्लॉन्डल के ही संरचनात्मक जो है संघात्मक समूह के समान ही है। और उनका यह प्राय था कि जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दबाव समूह का निर्माण हो तो उसे संघात्मक समूह कहते हैं। जैसे ठीक वैसे ही है जैसे श्रमिक संघ और जो है उद्योगपति, इसका जो है दोनों ही जो है वो संघात्मक समूह है। अपने अपने हितों को प्राप्त संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये समूह बनाए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो आमंड ने दिया 2 वर्गीकरण, वह एक है नॉन एसोसिएशनल ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स, असंघात्मक समूह। ये ब्लॉन्डल के परंपरागत समूह के समान है। परंपरागत समूह के बारे में क्या कहा था उन्होंने, जब परंपरागत रीति रिवाज, आचार विचार, तदरक संबंध के आधार पर समूह की रचना होती है तो इसे परंपरागत समूह कहते हैं। यहाँ पर जो आमंड है इसको असंघात्मक कह रहा है। जैसे जातिगत समूह, धार्मिक समूह या अन्य प्रकार के जो है आसपास आप देखते हैं जो है खाप है या खाप पंचायत है, इस तरह के जितने भी समूह बनते हैं वो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप या असंघात्मक में आमंड ने उसे रखा है। ब्लॉन्डल ने उसे जो है परंपरागत ग्रुप में रखा था। और चौथा जो है एनोमिक ग्रुप्स, जिसको प्रदर्शनात्मक समूह कहता है। ये ऐसे दबाव समूह हैं जो अपनी मांगों के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रदर्शनात्मक कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह संविधान एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत अपने प्रदर्शन, सभा, रैली आदि का आयोजन कर सकते हैं, किंतु व्यवहार में ये प्रायः जो है अनियंत्रित, उपद्रवी और हिंसक प्रदर्शन या कार्रवाई पर उतरते हैं। इसलिए ये एनोमिक है। खास करके जब कुछ बिना किसी संगठन के, बिना किसी संगठनात्मक संरचना के किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर के कभी कोई दबाव समूह बनता है और वो जिस तरीके का इस्तेमाल करता है, प्रत्यक्षता तो वो लगता है कि वो संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता है, परंतु वो तुरंत ही अवैधानिक जो है तरीकों में बदल जाता है, हिंसा और उपद्रव में बदल जाता है। तो इस तरह के प्रदर्शनात्मक, तो 2 प्रकार के जो है डिवीज़न यहाँ पर हमें दबाव समूह के संदर्भ में दिखाई देते हैं। दबाव समूह के वर्गीकरण के संदर्भ में एक ट्रेडिशनल है
जो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, या तो उद्देश्य के आधार पर उसका वर्गीकरण है, या विस्तार के आधार पर है, या उसकी प्रकृति के आधार पर है, उसके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर है, या उसके जीवन काल के आधार पर है। जबकि आधुनिक वर्गीकरण जो है उससे भिन्न है। ब्लॉन्डल और आमंड ने उन्होंने जो वर्गीकरण किया, लगभग एक जैसा वर्गीकरण, केवल शब्दों का हेर फेर है, बल्कि एक ही प्रकार के वर्गीकरण दिखाई देते हैं। तो आज यहीं समाप्त करेंगे, बाकी